एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पहले कुछ चीजें मैं अपने साइड से बताऊंगा और फिर अपन आपके मॉडल की तरफ जाएंगे। पार्टनर के एडमिशन के लिए 5 इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, 5 स्टेप। कितने स्टेप इंपॉर्टेंट होते हैं? 5। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब होता है जब हम किसी नए व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करते हैं किसी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर, एज अ is called as admission of partnership, admission of a partner। yes or no? जब हम किसी नए व्यक्ति को किसी पुराने फर्म में एज अ पार्टनर इंट्रोड्यूस करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब एडमिशन करना है, किसी को लाना है तो कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी। चलो तैयारियों में जुट जाते। एडमिशन ऑफ पार्टनर के 5 स्टेप है। अगर मैं प्रोसेस वाइज बात करूं, यस और नो, सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या फिर सैक्रिफाइस रेशो। हमें सबसे पहला ये फाइंड आउट करना होता था कि अगर नया व्यक्ति आएगा तो ये तो कंफर्म है कि पुराने पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यस और नो? हाँ या नहीं? तो अगर ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों दिया है तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं? सेक्रीफाइस रेशो। लेकिन अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशो दिया है और स्पेसिफिक टर्म दिया है, किस टर्म के लिए नया पार्टनर इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यस और नो? अब वो कंडीशन बहुत सारी हो सकती है, हमने पहले भी देखी है, शॉर्टकट में देखी है, अभी यहाँ फुल डिटेल में देखेंगे। अभी यहाँ फुल डिटेल में देखेंगे न्यू PSR निकालना। यस और नो? क्यों? कोई नया पार्टनर आ रहा है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्यूरियोसिटी क्या होती है कि भाई उसके आने के बाद फिर मेरा क्या होगा? हाँ या नहीं? यस और नो? तो पार्टनर्स पहले क्या डिसाइड करते हैं? हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नंबर 2, एडजस्टमेंट ऑफ accumulated profits and losses। बिजनेस में मैं भागूंगा नहीं ए बाबा, कोई बात नहीं। बिजनेस में पहले के जमा किए हुए प्रॉफिट्स, हाँ या नहीं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जैसे कि रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से बैलेंस शीट में कोई रिजर्व मेंटेन्ड है। यस और नो? तो ये जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है, पहले की जमा किए हुए प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। सीधी सी बात है, जब कोई नया पार्टनर आएगा तो ये जो एक्यूमुलेट किए गए हुए प्रॉफिट्स हैं, ये प्रॉफिट कमाने के टाइम पे नया वाला पार्टनर तो था नहीं। यस और नो? इस प्रॉफिट को कमाने में पूरी की पूरी मेहनत किसकी है? ओल्ड पार्टनर्स की। तो वो चाहेंगे कि नए वाले के आने से पहले वो इसका बंटवारा करके ले ले। यस और नो? इसे आपस में बांट ले। क्यों? क्योंकि नए वाले का इस पे किसी भी तरह से कोई भी हक नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस होगा, जैसे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हाँ या नहीं? यस और नो? जिसमें सम टाइम, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, सम टाइम गुडविल भी आता है, कैपिटल लॉसेस। यस और नो? तो उसमें भी नए पार्टनर का कुछ लेना देना। भाई आप नए पुराने प्रॉफिट में हमें हिस्सा नहीं दे रहे हो तो पुराने लॉस में कैसे हिस्सा दोगे? यस और नो? वो एक्यूमुलेटेड लॉस लेगा ही नहीं। जैसे कि एडवर्टीजमेंट का खर्चा आपने 4 साल का करके रखा है। यस और नो? यस और नो? तो वो आपने किया है, उसमें मेरा कोई लेना देना है ही। यस और नो? कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस है, यस और नो, प्रॉफिट में ओल्ड पार्टनर देंगे ही नहीं और लॉस मैं लूंगा नहीं। यस और नो? क्योंकि दोनों के पीछे का सेंस एक ही है, वो जब हुआ तब मैं था ही, तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये वैसे ही है जैसे आपके घर में वेकेशन के टाइम पे मामा का काका लगा लड़का आ रहा है,
अपने सारे खिलौने छुपा लो, उसको दूंगा ही, हाँ या नहीं? ये मैंने रोके मंगाया था, ये मेरा है, नहीं दूंगा, रख दिया बैग में, कबाड़ में बंद करके रख दिया। करते थे ना लोग? यस और नो? सेम वे एडमिशन के टाइम पे ओल्ड पार्टनर्स पहले से बिजनेस में जो भी एक्यूमुलेटेड किए गए हुए प्रॉफिट लॉसेस है उन्हें आपस में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं इन देयर ओल्ड पेज। अपन इस पे भी बात करेंगे, ये छोटा सा कंसेप्ट है, इसमें अपन ये पांचों कंसेप्ट देखेंगे बट अलग अलग सिनेरियो में। यस और नो? तीसरा आपका सबसे मजेदार स्टेप होता था रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में क्या होता था? घर की साफ सफाई, मेहमान आने वाला है, यस और नो? तो घर साफ सुथरा होना चाहिए, मतलब एसेट्स और लायबिलिटी अप टू डेट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? क्योंकि सारा वैल्यूएशन एसेट्स और लायबिलिटी के बेस पे होगा कि सामने वाला कितना कैपिटल लाएगा, उसका गुडविल कितना लेना है, ये सब हम किस पे काउंट करते हैं? अपने एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू पे। यस और नो? तो एसेट्स और लायबिलिटीज का क्या होना चाहिए? वैल्यू रिवाइज्ड होना चाहिए। इसके पीछे बहुत से रीजन है। एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ कि हमने एक फर्नीचर रिकॉर्ड किया है बैलेंस शीट में, हिस्टोरिकल कॉस्ट है 5000। हिस्टोरिकल कॉस्ट कितना है? हिस्टोरिकल कॉस्ट बोला तो जिस कॉस्ट पे इसे खरीदा था। यस और नो? तो एसेट्स मोस्टली किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किए जाते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो 5000 पे रिकॉर्ड हुआ था, 10 साल हो गया है, डेप्रिशिएट करते करते अभी 500 रुपये दिख रहा है। यस और नो? यस और नो? लेकिन मार्केट में एक एंटिक पीस है और आज के टाइम में इसकी कीमत 50,000 है। यस और नो? तो अगर मैंने 500 बोल के नया पार्टनर एडमिट किया तो नुकसान किसको होगा? ओल्ड पार्टनर्स को, क्योंकि उस एसेट की अभी की कीमत कितनी है? 50। हाँ या नहीं? तो एडमिशन से पहला रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करना बहुत जरूरी है, ताकि इससे होने वाला प्रॉफिट या लॉस, इंटेंशन प्रॉफिट का है, जो प्रॉफिट होगा ओल्ड पार्टनर्स बांट के ले लेंगे, लॉस हुआ तो नया पार्टनर वैसे भी लेने वाला, वो बोलेगा भाई ये तो तुम्हारा नुकसान है ना, तुमने देखना चाहिए क्योंकि ये पुराना है, मेरे आने से पहले का है। ये एसेट्स, ये लायबिलिटीज जो भी अभी अप टू डेट होंगी, उनसे जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उस पर सिर्फ किसका अधिकार होगा? ओल्ड पार्टनर्स का। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा मेंटेन किया गया है, उनके द्वारा लिया गया है, तो उनका ही कैपेबिलिटी है कि उसके ही वो बेयर करे, नया पार्टनर का उससे कोई लेना देना। इसीलिए एडमिशन से पहले सारे एसेट्स और लायबिलिटी को क्या किया जाता है? रीवैल्यू। क्या किया जाता है? हाँ या नहीं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन इस चैप्टर में तुम्हें जो सीखने वाली चीज है, असली चीज सीखने वाली, यहां रीवैल्यूएशन तो होगा। रीवैल्यूएशन क्यों किया जा रहा है मैंने वापस से बता दिया, इंटेंशन बहुत साफ है कि भाई एसेट्स की अगर वैल्यू बढ़ी होगी, हाँ या नहीं, लायबिलिटी की वैल्यू कम हुई होगी, तो जो भी फायदा होगा ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। वाइस वर्सा भी है, एसेट्स की वैल्यू कम हुई रहेगी, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ी रहेगी, तो जो भी नुकसान होगा वो भी किसका होगा? ओल्ड पार्टनर्स का होगा। यस और नो? अब इसको लेके दो प्रक्रियाएं हैं, दो तरीके। आपको यहां पे दो मेथड सीखने को मिलेगा। एक रीवैल्यूएशन होगा और इंपैक्ट बैलेंस शीट पे होना चाहिए। इंपैक्ट किस पे होगा? मतलब बैलेंस शीट इंपैक्ट करेगा। इंपैक्ट करने का मतलब है कि बैलेंस शीट पे उसका असर पड़ेगा। एसेट की वैल्यू बढ़ा दी तो एसेट की कीमत बढ़ी हुई एसेट्स में दिखेगी, लायबिलिटी की वैल्यू कम कर दी तो जो रिवाइज्ड वैल्यू रहेगा लायबिलिटी की, वही अपन आउटर कॉलम में लिखते थे। याद आ रहा है क्या आपको? आपने 12th में भी ये किया है ना, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। यस और नो? जब भी रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी करते थे तो क्या होता था? एसेट्स की कीमत बढ़ती थी तो आप बैलेंस शीट में बढ़ा देते थे, कम होती थी तो कम कर देते थे, लायबिलिटी बढ़ती थी तो बढ़ा देते थे, कम होती थी तो कम कर देते थे, अनरिकॉर्डेड रहता था तो रिकॉर्ड कर देते थे, चाहे एसेट हो चाहे लायबिलिटीज। यस और नो? आज एक नया मेथड है दूसरा, जब वो कहेंगे बैलेंस शीट नॉट जब बैलेंस शीट पे कोई इंपैक्ट पड़ना ही नहीं चाहिए, नॉट इंपैक्टेड, कोई इंपैक्ट पड़ना नहीं चाहिए, बैलेंस शीट पे कोई असर पड़ना ही।
तुम जानते हो कि एसेट की कीमत ज्यादा है पर दिखेगी अभी भी उतनी ही, जान लो, प्रॉफिट ले लो, लेकिन बैलेंस शीट में बदलाव होना, यस और नो, बैलेंस शीट में बदलाव होना, रीवैल्यूएशन होगा, उससे प्रॉफिट या लॉस काउंट होगा, उसे पार्टनर्स को दिया भी जाएगा, लेकिन वो कहते हैं बैलेंस शीट पे इंपैक्ट होना नहीं चाहिए। ये वाला जो टर्म है ये आपको नया सीखने को मिलेगा। अब आप जो सीखने वाले हो, जो नया, शुरुआत अपन यहीं से करने वाले, यस और नो, क्योंकि इस पे तो ऑलरेडी अपन ज़्यादा बात कर चुके, थोड़ा ही नया चीज़ सीखना है, यस और नो। सबसे इंपॉर्टेंट पहला ये है कि जब आप रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाना है, तो जब आप बैलेंस शीट को इम्पैक्ट करवाते थे, इस केस में आप सिर्फ बनाते थे रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाते थे? क्या बनाते थे? लेकिन इस केस में आप बनाओगे मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाओगे? तो कब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और कब रीवैल्यूएशन मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, वो आपको सीखने को मिलेगा। जब आप रीवैल्यूएशन करते हो और बैलेंस शीट को चेंज करने के लिए तैयार हो, उसे बोलते हैं रीवैल्यूएशन मेथड, यस और नो। लेकिन जब आप रीवैल्यूएशन करते हो लेकिन आप अपने बैलेंस शीट में कोई इंपैक्ट नहीं चाहते, कि मतलब बैलेंस शीट का कुछ भी चेंज होना नहीं चाहिए, तो उस समय आप क्या बनाते हो? मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, यस और नो। तो अपन ये सीखेंगे कि ये और इसमें क्या फर्क है और क्या नया है, यस और नो। नाउ कम टू द फोर्थ स्टेप। इसके बाद आपने जो सीख लिया है, आपको ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वैल्यूएशन ऑफ अब आपके एसेट अप टू डेट हो गए हैं, हाँ या नहीं? तो आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, भाई एसेट लायबिलिटी का हिसाब किताब से कैपिटल डिसाइड हो गया कि सामने वाले से कितना लेना है, यस और नो। अब उससे क्या और डिमांड करनी पड़ती है? गुडविल। तो गुडविल वो कैसे लाएगा? कैश में लाएगा या सीधा अपन गुडविल एडजस्ट करके लेंगे? कितना लाना चाहिए, यस और नो? किस मेथड को यूज करना चाहिए? आई थिंक हमने इस पे पूरा एक चैप्टर सीखा है, यस और नो। तो वो वाला स्टेप चौथा स्टेप होता है। और इसके बाद पांचवा और आखिरी स्टेप, भाई अब पार्टनर बनाने की जरूरत है, यस और नो। शादी के तौर पर, एडमिशन केस में एक पार्टनरशिप को एक शादी के तौर पर देखो, नया पार्टनर एडमिट होने वाला है, तो सबसे पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यस और नो, हाँ या नहीं? अगर मेरी शादी होती, एक एग्जांपल के तौर पे मैं खुद को ही लेता हूँ, मेरी शादी होने वाली थी, तय किया गया कि तेरी शादी होगी, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि ये मेरा आधा कबाड़ वाइफ को देना पड़ेगा, सेक्रीफाइस रेशो निकल रहा हूँ ना, यस और नो। घर पे सारे अधिकार मेरे क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, हाँ या नहीं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा वो डिसाइड किया। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस बैचलर पार्टी में यूज किया, पहले से गुल्लक में जमा किए हुए पैसे, बैंक अकाउंट में रखे हुए पैसे वाइफ आने से पहले उड़ा दो, ताकि न्यू पार्टनर को कुछ मिले ही, हाँ या नहीं? तीसरा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड, ताकि मैं दहेज मांग सकूं, यस और नो। बुरा मत मानो, मैंने एग्जांपल के तौर पे कहा है, इसे सच्चाई के तौर पर मत लो, यस और नो। अब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, घर पेंट बिंट करना पड़ेगा, भाई बहू आ रही है, माँ बाप तो सारे एसेट्स को रिवैल्यू कराएंगे, यस और नो। अब गुडविल, हुंडी क्या बोलते हैं उसको, दहेज, यस और नो। डिमांड किया जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी, लड़का इतना पढ़ा लिखा है, इतना काम करता है, इतना पैसा चाहिए। सच्चाई ये है कि मेरे शादी में मेरे को दहेज देना पड़ा था, लेने का बात ही अलग है, मेरा तो ठीक है, कोई बात नहीं। कम टू द पॉइंट। पांचवा, अब बारी है बहू का घर में आने का, तो बहू आते टाइम अपना सूटकेस लेके आएगी, दैट इज अ कैपिटल। और जैसे उसने सूटकेस घर में रखा, आज से घर की आधी मालकिन वो, यस और नो, हाँ या नहीं? तो पार्टनर का एडमिट होने का पांचवा स्टेप क्या है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यस और नो। नया पार्टनर कैपिटल के तौर पर कैश भी ला सकता है और एसेट भी ला सकता है। दहेज में गाड़ी भी मिल सकती है और भर भर के पैसे भी मिलते हैं, यस और नो। बोथ भी हो सकता है और एनी ऑफ वन भी हो सकता है। देखो मैं सिर्फ एग्जांपल के बतौर पर बता रहा हूँ, ऐसा मत सोच के चलो कि ऐसा ही हुआ रहेगा, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना, मात्र एक कल्पना है, यस और नो।
तो ठीक है, ये 5 स्टेप हैं जो एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 सही स्टेप सही से वैल्यूड किया तो आपका पूरा एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। पार्टनर को एडमिट करने के लिए 5 चीजें जरूरी है। अब चेंजेस कहाँ कहाँ आने वाले, अपने को चेंजेस मिलने वाला है। सबसे पहला, डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट न्यू PSR, सिचुएशनल बेसिस पे। समटाइम किसी एक पार्टनर ने अपना रेशो सेक्रीफाइस किया तो नए वाले को कितना मिलेगा, यस और नो। समटाइम ये दिया रहेगा कि दोनों ने कितना कितना सेक्रीफाइस किया तो मेरे को कितना मिलेगा। समटाइम ये बोला रहेगा कि मैंने दोनों के हिस्से में से कितना कितना लिया तो उसके हिसाब से निकलना पड़ेगा। समटाइम कुछ नहीं बोला रहेगा, यस और नो। तो मैं जो कैपिटल ला रहा हूँ उसके हिसाब से मेरा क्या रेशो होना चाहिए और उसके हिसाब से इनका कितना कैपिटल होना चाहिए, उसके हिसाब से रेशो तय होगा। तो यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैपिटल कैलकुलेशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के मेथड्स कैलकुलेशन के आपको सीखने को मिलेंगे। दूसरा, आपको सबसे अच्छी चीज़ सीखने मिलेगी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और फाइनली फिर अपन ये जो तीनों छोटे छोटे कंसेप्ट है, एक दो क्वेश्चन छोटा कंसेप्ट में ये रहेगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करके लेने का, यस और नो। और फिर लास्ट में कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। इसके साथ फिर एक कंबाइंड क्वेश्चन पूरा एडमिशन का अपने को सीखना है। बात समझ में आए? चैप्टर की पूरी समरी है ये। चैप्टर की क्या है, ध्यान से समझ लो। स्टेप तो यही 5 होते हैं 1 बाय 1, लेकिन अभी आपके मॉडल में चीजें आगे पीछे करके दी है। दैट्स वाई मैंने पहले पांचों के पांचों स्टेप बता दिए। अब अपन एक एक कंटेंट पे जाएंगे जैसे मॉडल वाइज आते जाएगा। यस और नो, बात समझ में आया? इसलिए मैंने कहा पहले मैं अपना तरीका बताएगा, उसके बाद मॉडल पे जाएगा। एक शॉर्ट रिवीजन हो गया कि 12th में एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में क्या क्या होता था। यस और नो, यस और नो, इसे लिख के लो। अपन मॉड्यूल शुरू करते फिर। आज रीवैल्यूएशन अकाउंट से शुरू करेंगे। क्या हो गया? तूने किसको आंख मार दी? अच्छा, उसने आंख में ही मार दी। कहते थे पहले लिखा होता था गाड़ियों के पीछे बुरी नजर वाले, लेकिन तेरी तो आंख ही चली गई दोस्त।